चलिए, मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा देखो, हमारा चैप्टर चल रहा था आई थिंक 9, रूरल डेवलपमेंट। और इसमें आई थिंक बेटा प्रीवियसली मैंने एक टॉपिक आपको लिखवाया था, दैट इज मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, राइट। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक, मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी हेडिंग और इसके कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे बेटा। और आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि आपको करंट जो फार्म लॉज वगैरह आए हैं पर उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन हम पढ़ेंगे। तो ये प्रीवियसली बेटा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, राइट, रूरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से हेडिंग डालिए। आई थिंक आपने हेडिंग तो पहले से लिखी होगी बेटा, तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। द मेजर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो हमने प्रीवियसली कौन सा पढ़ा था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, राइट। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, ठीक है, और उसकी समस्याएं क्या हैं, फार्मर किस तरीके से मार्केटिंग प्रोसीड कर सकता है, वगैरह वगैरह। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको और बेटर बनाने के लिए बेटा सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए, राइट। पहले पास्ट टाइम में जो स्टेप्स लिए गए थे बेटा उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक सबसे पहला जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट्स को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो जरा इसके बारे में नोट कीजिए बेटा, तो इसको समझते हैं। कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन established where sale and purchase of the produce is monitored by the market committee including representative of the government, farmer and traders। देखो बच्चे, होता क्या था, जैसे मान लीजिए ये जो सिस्टम था एग्रीकल्चर मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट का, ये सिस्टम क्या था, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिएगा। मान लो ये फार्मर है और इसको अपना प्रोड्यूस सेल करना है। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या किया, एक पर्टिकुलर प्लेस बना दिया, जिसको बोला गया रेगुलेटेड मार्केट, राइट। और ये फार्मर क्या कर सकता था बेटा, यहाँ पे जाके अपने गुड्स को सोल्ड कर सकता था इस मार्केट में। अब इस मार्केट में एक कमेटी बनाई जाती थी जिसको हम मार्केट कमेटी बोलते थे। और इस मार्केट कमेटी में 3 पर्सन होते थे। एक तो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव, राइट, तो दूसरे गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, तीसरा ट्रेडर्स के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब मिलकर ये लोग डिसीजन लेते थे, राइट, डिसाइड करते थे क्या एमएसपी क्या होगा, प्राइस क्या होगा, ठीक है। और आपको जो प्रोडक्ट सेल होगा उसके रिगार्डिंग आपकी क्वालिटी चेक करना। तो मतलब ये डिसीजन लेते थे बेटा कि फार्मर के गुड्स को किस तरह से इस मार्केट में सेल किया जाएगा। देखो, उस टाइम पे माइट भी सिचुएशन करेक्ट हो सकती थी, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन था कि जहां पर पूरी मार्केट को, यानी कि सेल एंड परचेज की एक्टिविटीज को मॉनिटर्ड करने के लिए, ठीक है, एक मार्केट रेगुलेटर बनाया गया जिसको हमने रेगुलेटेड मार्केट सिस्टम बोला गया, ठीक है। जहाँ पर प्रॉपर तरीके से बेटा सरकार की निगरानी के तहत ही यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह सोल्ड आउट हो सकते हैं।
तो ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बट टुडे आज की डेट में बेटा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको हार्मोनाइज कर दिया है, राइट। यानी कि गवर्नमेंट कहती है रेगुलेटेड मार्केट स्टिल एग्जिस्ट, बट आप फार्मर को जरूरी नहीं है वो रेगुलेटेड मार्केट में जाके ये सामान वगैरह सोल्ड आउट करे। मैं आपको कंपैरिजन करा रहा हूँ बेटा, बट एग्जाम के लिए आपको सिर्फ यही याद करना है, ठीक है, क्योंकि जो न्यू फार्म लॉज आए हैं डेफिनेटली वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दे रहा हूँ कि आज के डेट में सिचुएशन क्या है। आज की डेट में फार्मर को ऑप्शन मिल चुका है बेटा कि वो रेगुलेटेड मार्केट में भी जाके अपना सामान सेल कर सकता है। अगर वो चाहे प्राइवेटली भी किसी पर्सन को अपना प्रोडक्ट सोल्ड आउट कर सकता है, तो ये मैंडेटरी नहीं है बेटा कि वो रेगुलेटेड मार्केट में जाकर ही सामान सेल आउट करे, राइट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, regulated market have been established where sale and purchase of the produce is monitored by the market committee including representative of the government, farmer and traders। ठीक है, गवर्नमेंट का, फार्मर का और जो ट्रेडर के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो इस कमेटी के हिस्से होते थे। और डेफिनेटली ये लोग क्या करते थे बेटा, जो सेल परचेज हो रही है बेटा प्रोड्यूस की उसको मॉनिटर करते थे, ठीक है। तो ये सिचुएशन था रेगुलेटेड मार्केट का। आई होप सो समझ आ गया बेटा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बेटा नोट कीजिए इसको फटाफट से। वी हैव सेकंड पॉइंट, तो ये कहता है कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी। ये थोड़ा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था बेटा ये कोऑपरेटिव वाला। इसकी थ्योरी लिखिए फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। कहते हैं द गवर्नमेंट इज एन encouraging the formation of cooperative agriculture marketing society as member of these society farmers farmers find themselves better bargaining in the market। चलिए, अच्छा 2 मिनट बिना लिखे बेटा इधर सुनिएगा। मैं आपको ना एग्जाम्पल समझाता हूँ दो। हम दो एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या और ये क्या समझाना चाह रहा है हमें। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल कंसंट्रेशन से कि एक्चुअल में ये एग्जांपल में ये जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी का, इसको समझते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारा एक फार्मर है मिस्टर एक्स, एक फार्मर है मिस्टर वाई, एक फार्मर है मिस्टर जेड, और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे बेटा एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए बेटा हमारे बायर्स हैं कुछ, और डेफिनेटली बायर्स भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे हैं, मैनी मोर। अब हुआ क्या, मान लीजिए ये इंडिविजुअली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। इंडिविजुअली का मतलब अलग अलग, ठीक है। तो डेफिनेटली जब अलग अलग हैं तो इनके पास अलग प्रोडक्ट, इनके पास प्रोडक्ट, इनके पास प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली मार्केट में जो सेलर्स हैं वो ज्यादा हो गए। हाँ जी, बायर भी ज्यादा है। अब जरा ध्यान से सुनना, बायर प्रोडक्ट इससे खरीद सकता है, इससे खरीद सकता है, इससे खरीद सकता है, यानी कि बायर के पास तो ऑप्शंस आ गए ना। और ऑप्शन आ गए तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी बायर की, स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी बायर की। और वो प्रोडक्ट किसका खरीदेगा, जिसकी प्राइस क्या होगी बच्चे, लेस होगी। ऑफकोर्स यहाँ पर बायर्स की पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी जस्ट बिकॉज ऑफ मैनी सेलर। और जहाँ पर ज्यादा सेलर हो जाते हैं तो कंपटीशन लेवल क्या होता है बच्चे, बढ़ जाता है। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्राइसेस क्या होंगे, हमारे फॉल डाउन होंगे। और जब प्राइसेस फॉल डाउन होंगे तो सर उसका नुकसान क्या किसान को मिलेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता कि लेस प्राइस में प्रोडक्ट हमारे सेल होते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया सुनिए, जैसे मान लो इसी एग्जांपल में हमारे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई
मिस्टर जेट और इनके जैसे बहुत सारे फार्मर्स एक्सेट्रा और भी लोग। इनसे कहा आप एक काम कीजिए ना, आप अपने प्रोडक्ट इंडिविजुअली कैसे क्यों सेल आउट कर रहे हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए। सोसाइटी एक तरह का एंटिटी होता है, बिजनेस एंटिटी फॉर्म, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी बनाइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, और इस सोसाइटी के आप मेंबर्स बन जाइए। सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स होते बेटा, राइट। इस सोसाइटी के आप मेंबर बन जाइए और अपना सारा प्रोडक्ट इस सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। अब मार्केट में जो प्रोडक्ट सोल्ड आउट होगा वो कौन करेगी बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे होगा। देखो बायर तो अभी भी हमारे पास क्या है, मैनी मोर है, बट क्या अब मार्केट में एक ही सेलर हो गया। देखो ये सारे पर्सन, इन सारे पर्सन ने मिलकर एक क्या बना लिया बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक तरह से कार्टल्स बना लिया बेटा। ये लोग आपस में मिल गए, यानी कि सर कहीं ना कहीं ये लोग आपस में मिले तो इनका जो प्रोडक्ट है वो एक ही जगह पे आ गया, राइट। और अल्टीमेटली मार्केट में जो सप्लायर की पोजीशन है वो सिंगल हो गई। अब इस बायर के पास क्या बहुत सारे ऑप्शंस हैं या ओनली सिंगल ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है कि ये सिर्फ सोसाइटी से ही परचेज करेगा, राइट, और कहीं से परचेज नहीं कर सकता। तो क्या यहाँ पर हमारे फार्मर की जो पोजीशन है, बार्गेनिंग पोजीशन, क्या वो बच्चे स्ट्रांग होगी, और स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली उसको ज्यादा प्राइस भी यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट को सेल आउट मत कीजिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। इसको फॉलो मत कीजिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। आप इसको फॉलो कीजिए, इसमें आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा, और ज्यादा प्राइस मिलेगा तो डेफिनेटली फार्मर्स का क्या होगा बच्चे, डेवलपमेंट होगा। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा बायर के लिए नुकसान है बेटा, वो हायर प्राइस पे करेगा, बट गवर्नमेंट का मानना था ट्रेडर्स है अगर थोड़ा ज्यादा प्राइस भी पे कर देंगे तो कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। बट फार्मर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट्स वाई बेटा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट्स को लॉन्च किया गया था। आई होप सो आपको समझ में आया हो। इसके नुकसान भी थे बेटा बहुत सारे, बट वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। जब मैं आपको न्यू फार्म लॉज कभी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि इसके डीमेरिट्स भी कुछ होते हैं, राइट। देखो थ्योरेटिकली हर चीज अच्छी लगती है, पर जब प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड लेवल पे आते हैं ना तो थोड़ा उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स कहीं ना कहीं आ जाते हैं, ठीक है जी। फिलहाल ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए था ताकि हमारा जो फार्मर है वो अपने आप को एक बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में लेकर आ सके, ठीक है जी। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। देखो द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ cooperative agriculture marketing society. As the member of these society, farmer find themselves better bargaining in the market. ठीक है जी, बेटा समझ आया आपको ये? प्लीज इन दोनों एग्जांपल्स को नोट कर लीजिएगा। क्या क्लियर हुआ आपको सेकंड कॉन्सेप्ट? नोट इट डाउन प्लीज। नाउ वी आर हैविंग थर्ड पॉइंट, that is provision for warehouse facility. Provision for warehouse facility. आई थिंक आपको वेयर हाउस का मतलब तो पता ही होगा बेटा, राइट। एक टर्मिनोलॉजी है बेटा, जहां पर जनरली हम अपने गुड्स को क्या रखते हैं बेटा, स्टोर रखते हैं। तो लिखिए इसको फटाफट से, कहते हैं विद अ व्यू टू अवॉइडिंग डिस्ट्रेस सेल, द गवर्नमेंट is offering warehouse facilities to the farmer. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। देखो वेयर हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, अगेन हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनेंगे बेटा कि क्या सिस्टम है। देखो जैसे मान लो हमारा एक फार्मर है मिस्टर एक्स, और मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो मैक्सिमम फार्मर है उनकी पोजीशन कैसी है बेटा, वो स्मॉल है और स्कैटर्ड है, बिखरे हुए लोग हैं, या सॉरी स्कैटर्ड नहीं, स्मॉल एंड मार्जिन होल्डर, ठीक है। गरीब, हमारे देश में किसानों की जो मैक्सिमम नंबर है वो पुअर में कंसीडर करी जाती है बेटा। तो डेफिनेटली इनके पास इनपुट्स परचेज करने के तो चार्जेस होते नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर इनपुट्स भी परचेज करना है आउट, दैट इज प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है बेटा। तो सोचो आप कि ये वेयर हाउस कहाँ से परचेज आई मीन बनाएंगे। तो वेयर हाउस परचेस इनको बनाना तो बड़ा टफ काम है, और जैसे मान लीजिए अगर वेयर हाउस नहीं हो तो क्या सिचुएशंस हो सकते हैं सुना।
मान लो फार्मर ने बेसिकली एग्रीकल्चर किया, फार्मिंग की और कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर दिया। गुड प्रोड्यूस करा और ऐसा तो नहीं ना कि ये गुड हमें, ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको क्या करूंगा बेटा, ओपन में रखूंगा या अपने खेत पे रख दूंगा या घर के आंगन में वगैरह, जहां पर भी मुझे रखना होगा वहां रखूंगा। और जहां पर अगर मैं इसको ओपन एरिया में रखा तो वहां पर इस पे कुछ रिस्क है। अगर बारिश हो गई तो, राइट, बैक्टीरिया का खतरा है, और डेफिनेटली जो जानवर होते हैं, एनिमल, रैट वगैरह, इन सब का खतरा है। तो अल्टीमेटली सर रिस्क तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, खराब हो सकता है, राइट, कीड़े पड़ सकते हैं इसमें बेटा, कोई जैसे चूहे हुए हैं, रैट इसको खा सकते हैं, खराब कर सकते हैं, तो इसके पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा। तो गवर्नमेंट, और ऐसे में क्या होगा, फिर फार्मर को ना मजबूरन अपने इस गुड्स को फास्ट, जल्दी में सेल करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल। यानी कि फार्मर को डर है कि उसकी अगर फसल खराब हो गई तो फिर तो उसको 100% नुकसान है। ठीक है, और जब, इसलिए बेटा फार्मर क्या करता है, जल्दी से अपने गुड्स को क्या करता है, सोल्ड आउट करने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल्स। डेफिनेटली डिस्ट्रेस सेल में हमेशा हमें प्राइस क्या मिलता है बच्चे, कम। तो इसलिए किसान को नुकसान होता है, किसान प्रॉपर तरीके से अर्निंग नहीं कर पाता। तो सरकार ने बोला इस डिस्ट्रेस सेल को अवॉइड करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चे, अवॉइड करने के लिए सरकार ने किसानों को वेयर हाउस फैसिलिटीज ऑफर करी कि आप हमारे वेयर हाउसेस में, जो सरकार ने वेयर हाउस बना रखे हैं बेटा, वहां पर इन प्रोडक्ट्स को संभाल के रखिए और आराम से सेल कीजिए। जल्दबाजी में सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा। तो ये भी एक सरकार का फैसिलिटेशन था कि सरकार ने वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करी, ताकि गुड्स जल्दी से डिस्ट्रेस सेल के अंदर सेल ना करने पड़े फार्मर्स को। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा। देखो क्या लिखा है, विद अ व्यू टू अवॉइडिंग द डिस्ट्रेस सेल टू द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग द वेयरहाउस फैसिलिटीज टू द फार्मर। ठीक है, उन्होंने क्या करा बेटा, डिस्ट्रेस सेल को अवॉइड करने के लिए फार्मर को वेयरहाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, ताकि फार्मर अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रेस सेल के अंदर लेस प्राइसेस में सेल ना करें, जिससे उसको डेफिनेटली नुकसान होगा बेटा। इसलिए, और वेयरहाउस खुद नहीं बना सकता, इसलिए बेटा उनको सरकारी वेयरहाउस प्रोवाइड करे गए, ताकि वहां पर वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से संभाल कर रख सकें। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा, इसको नोट कर लो फटाफट से। तो देखिए, अगला पॉइंट है बेटा सब्सिडाइज फार्मिंग। तो कहते हैं रेलवेज, और क्या रेलवे भी बेटा सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है? हाँ जी, रेलवे ऑफरिंग सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द फार्मर, टू द फार्मर टू bring their produce to the urban market for getting better deal। ये कॉन्सेप्ट दूसरा है, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, electronic media and print media are engaged actively engaged in offering market related information to the farmer, to the farmer। चलिए ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अब जरा ध्यान सुनिएगा। आज की डेट में बेटा ये जो पॉइंट है बड़ा ही इफेक्टिव है, और डेफिनेटली पॉसिबल भी है कि इंफॉर्मेशन फास्ट बेसिस पे फार्मर्स तक पहुंच जाए, राइट। तो होता क्या है, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है बेटा मार्केट रिलेटेड। ठीक है, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, किसी भी गुड्स की कॉस्ट वगैरह सब कुछ पता लग सकती है। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए बेटा
हम क्या कर सकते हैं बेटा, मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर को। ठीक है, कोई भी नई योजना आई है बेटा, कोई पॉलिसी आई है, रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, उन सारी न्यूज बेटा, इन्फॉर्मेशन किसान तक क्या आज के डेट में बहुत आसानी से पहुंच सकती है। तो वैसे तब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहारा लेकर राइट गवर्नमेंट ने मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कराई गई थी। इवन दो एक न्यूज चैनल पूरी तरह से बेटा किससे डेडिकेटेड था, किसानों के लिए। ठीक है, और सरकारी डीडी चैनल जो होता है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था बेटा एक पर्टिकुलर टाइम में, किसको, हमारे फार्मर्स को। ठीक है, तो ये था डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसान तक जरूरी जानकारी उन तक पहुंचाना। दूसरा आता है सब्सिडाइज फार्मिंग बेटा, सॉरी सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन। होता क्या है, अब ऐसा तो नहीं ना जैसे आपने यूपी में एग्रीकल्चर किया और मान लीजिए आपको दिल्ली में प्रोडक्शन सेल आउट करना है। ठीक है, तो आपको यूपी से यहाँ तक आना पड़ेगा, और डेफिनेटली आप खुद तो आओगे आओगे, साथ में आपका ट्रांसपोर्ट गुड्स भी तो आएगा। तो आप और आपका गुड्स, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो आएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया, रेलवे के जरिए सरकार ने ऑफर करा कि आपको हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। किसमें बेटा, आपके इस कॉस्ट में। जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपए की कॉस्ट आ रही है, एज्यूम कर रहा हूँ बेटा, जिसमें से मान लो सरकार ने 80 रुपए का सब्सिडी दे दी, तो आपको सिर्फ कितना पे करना है बेटा, 20 रुपए ही पे करना है। तो इस जरिए बेटा किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई वाया ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडीज। ठीक है, तो देखो रेलवे आर ऑफरिंग सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द फार्मर टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस कहाँ पे बेटा, अर्बन मार्केट में, जहां पर उन्हें क्या मिल सके, बेटर डील मिल सके। ठीक है जी, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो बेटा, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। ये देखिएगा, एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी पॉलिसी क्या थी, राइट इसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस थे, ये देखते हैं। आई थिंक आपने आजकल न्यूज में भी बड़ा सुना होगा, एमएसपी एमएसपी एमएसपी, राइट। तो ये बेटा एमएसपी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में यहाँ पे, तो जरा लिखिएगा फटाफट मेरे साथ। इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप initiated by the government, initiated by the government to improve agriculture marketing system। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एमएसपी का स्टेप लिया गया। कहते हैं एमएसपी इज एन एश्योरेंस टू द फार्मर, टू द फार्मर that their produce would be purchased by the government, by the government at a specified price, specified या फिक्स प्राइस। अब जरा देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज, इसका एग्जांपल से आपको समझाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा इसका। देखो, सरकार ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा फार्मर से, आप एक काम कीजिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कीजिए, सोल्ड कीजिए, और डेफिनेटली मार्केट में आप किस प्राइस पे सोल्ड करोगे, मार्केट प्राइस पे। ठीक है जी, मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं। ओके, इफ नॉट सोल्ड, यानी कि मार्केट प्राइस में हमारा प्रोडक्ट नहीं सोल्ड हो रहा, या मुझे लग रहा है कि जो मार्केट प्राइस मुझे मिल रहा है वो डेफिनेटली मेरे प्रोड्यूस के, दैट इज क्वालिटी से कम है, ये फार्मर को लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा आप फर्स्टली ये कीजिए, ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट सोल्ड आउट नहीं होता, इफ नॉट सोल्ड आउट,
इन मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस शायद आपके हिसाब से सही नहीं था, लो था, वट जो भी रीजन है बेटा, सरकार ने कहा कि हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि आपसे मिनिमम प्राइस में गुड्स परचेज करेंगे। यानी कि मिनिमम प्राइस का मतलब ये हुआ बेटा, मिनिमम मिनिमम मतलब एक लोअर लिमिट लगा दी। जैसा मान लीजिए ये लिमिट है और मैंने बोला कि मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदूंगा 30 रुपए पर केजी पे, ठीक है। तो यानी कि फिर सरकार 30 रुपए से नीचे कोट नहीं कर सकती प्राइस, 30 रुपए करेगी या 30 रुपए से ऊपर करेगी। तो सरकार ने एक एश्योरेंस दे दिया कि कम से कम हम 30 रुपए में आपका प्रोडक्ट परचेज आपसे कर लेंगे। तो यानी कि सरकार ने किसानों को एश्योरेंस दे दिया कि भाई साहब अगर आपका मार्केट में गुड सोल्ड नहीं होता और आपको लगता है मार्केट प्राइस बहुत कम है, तो हम आपको एश्योरेंस देते हैं कम से कम इस पर्टिकुलर प्राइस पे हम आपका प्रोडक्ट आपसे परचेज कर लेंगे। तो यहाँ पर किसानों को एक राहत मिल गई बेटा, राइट, कि यार चलो ठीक है, अगर मार्केट में हमें अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा तो शायद सरकार जो प्राइस हमें ऑफर करे वो बेटर हो हमारे लिए। और डेफिनेटली ये मिनिमम प्राइस एक तरह से कॉन्सेप्ट ही था बेटा, कि किसान को एक एश्योरेंस देना कि भाई साहब आपका प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे, डोंट वरी, एटलीस्ट इतना प्राइस में तो हम उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये था बेटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, ठीक है। तो जरा एक बार इसकी थ्योरी पे नजर मार लेते हैं, क्या सिचुएशन कह रहा है। आई होप सो कॉन्सेप्ट से तो समझ आ गया होगा बेटा आपको। कहता है इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो वही बात बोल रहा है बेटा। कहता है एमएसपी इज अ एश्योरेंस। बेटा एमएसपी क्या था, एक एश्योरेंस था, ठीक है, टू द फार्मर। किसको, फार्मर को, दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज बाय द गवर्नमेंट। बेटा एक काम कीजिएगा, या देयर की स्पेलिंग ठीक कर देना, देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज बाय द गवर्नमेंट एट अ स्पेसिफाइड या फिक्स प्राइस। और ये फिक्स कौन करेगा बेटा, सरकार। और इसी प्राइस को हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम इसको परचेज कर लेंगे आपसे। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया हो। इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। विद दिस ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया बेटा, ठीक है। इसको आप फटाफट नोट कीजिए, फिर नए टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट।